Hi class, welcome to another session of income from capital gains. आइए साहब, आज हम लोग चार्जेबिलिटी सेक्शन करते हैं। सर वो तो पहली क्लास में किया था भाई, सिर्फ एक लाइन किया था। अब थोड़ा डिटेल में आप समझो चार्जेबिलिटी सेक्शन होती क्या है। आइए साहब समझते हैं। तो चार्जेबिलिटी सेक्शन 45 क्या कहता है, हमने पहले समझ लिया था कि इनकम टैक्स जो कैपिटल गेन्स के अंडर में जितने भी चीज़ें आएंगी वो सेक्शन 45 के अंडर में आएंगी। ये रही आपके सामने थोड़ी सी और डिटेल के अंदर में जनरल प्रोविजन। सेक्शन 45(1) क्या कहता है साहब? सेक्शन 45(1) एक जनरल प्रोविजन है जो सारे एसेट्स को ले करके चलता है एक्सेप्ट फॉर दोज मेंशन्ड इन दी अदर सेक्शंस। तो वो कहता है प्रॉफिट एंड गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर 2000, अगर मैं 21-22 को मैं प्रीवियस ईयर मान लेता हूं तो इसका मेरा असेसमेंट ईयर क्या होगा? तो इसका असेसमेंट ईयर होगा मेरा, जो मैंने पहले आपको क्लास में बताया था, 23-24। तो ये कहता है कि अगर 21-22 के अंदर में आपका कोई भी एसेट यानी कि 1 सितंबर 2021 को आपने एक एसेट बेचा तो वो इस प्रीवियस ईयर में फॉल कर जाएगा, अदर देन एग्जेम्पशन विच आर डिस्कस लेटर, जो कि हम बाद में बात करेंगे। तो उसकी ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी क्या होगी साहब? सो यहाँ पे 3 कॉलम मैंने बनाया हुआ, प्रोविजन क्या है, डिटेल क्या है, ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी क्या होगी। पहले हमने बोला था पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी क्या होगी। तो प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, यानी कि इसी साल के अंदर में उसका टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि जब आप रिटर्न फाइल करोगे अपनी 23-24 के अंदर 2021-22 की, तो उसके अंदर में आप इस सेल को दिखाओगे। For determining the year of chargeability, the relevant date of transfer is not the date of agreement to sell. सर आपका agreement to sell हुआ 1 सितंबर, agreement to sell हुआ आपका 1 सितंबर 2021 को, और एक्चुअल सेल डीड आपकी जो हुई वो हुई, एक्चुअल सेल डीड जो हुई वो आपकी हुई से 1 मई 2023 को। ठीक है, तो आपका प्रीवियस ईयर क्या कहलाएगा? प्रीवियस ईयर ये नहीं कहलाएगा, प्रीवियस ईयर कहलाएगा 23-24। सर आपने एक बार बोला था अग्रीमेंट टू सेल भी आएगा, वो उस केसेस में स्पेशल केसेस है। कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, इन सब चीजों के अंदर में जैसे अग्रीमेंट टू सेल आता है, वो उन स्पेशल केसेस में मैंने इसलिए लिखा हुआ है दिस इज नॉट एप्लीकेबल। So this is not applicable to certain transaction discussed earlier, where agreement to sell will be considered as transfer. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जैसे एग्जांपल था, बेस्ट एग्जांपल, अगर वो वैसा केस होता है तो यहाँ पे वो 21-22 ही ली जाएगी। अदर देन दैट इन जनरल सिचुएशंस के अंदर में आपकी जो प्रीवियस ईयर है वो आपका जिस दिन सेल डीड आपके एग्जीक्यूट हो गई उस दिन को हम मान लेंगे। तो ये एक जनरल प्रोविजन था साहब, ये सारे एसेट्स को एप्लीकेबल है अदर देन दीज विच आर मेंशन्ड बिलो। आइए साहब समझते हैं इंश्योरेंस रिसीव्ड। सर हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, एलआईसी की यहां पे बात नहीं कर रहा, मैं यहां पे कर रहा हूं जनरल इंश्योरेंसेस की बात। आप अपने ऑफिस में देखेंगे तो एक जीआई पॉलिसी होती है, जो एक पॉलिसी होती है ऑल रिस्क पॉलिसी, या आपकी कोई पॉलिसी ऐसी होती है जिसके अंदर में आप सारे के सारे अपने एसेट्स कवर कराते हैं। तो एक बड़ी सी अगर आप देखोगे वहां पे एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर में लिखा होता है मेरा फायर पॉलिसी के अंदर में इतना प्रीमियम है, मेरी फ्लड पॉलिसी में इतना प्रीमियम है, राइट्स के अंदर में इतना प्रीमियम है, और अलग अलग सेगमेंट्स में मेरे होते हैं, फिडेलिटी के अंदर में इतना प्रीमियम है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। सो इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, आप उस टाइम पे ये इंश्योरेंस क्लेम आपको काम आता है। ठीक है साहब, यहां पे जो बोलता है कि मनी और अदर एसेट्स रिसीव्ड अंडर एनी इंश्योरेंस फ्रॉम इंश्योरर,
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ये सब जो इंश्योरेंस कंपनी थे, नेशनल इंश्योरेंसेस, जो नेशनल गवर्नमेंट रिलेटेड जो इंश्योरेंस कंपनी थे, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग एनीथिंग. So under any insurance from the insurer on account of damage, on account of damage or destruction of capital asset due to क्या क्या, flood, typhoon, hurricane, cyclone, earthquake, convulsions of nature, riot, civil disturbance, accidental fire or explosion, एक्शन बाय एनिमी, आतंकवादी आपका हमला हो गया, और एक्शन टेकन इन कॉम्बैटिंग एन एनिमी. हमारे जो ताज के ऊपर में जो नेवल कमांडोज ने न्यूट्रलाइज किया था, उसके अंदर में फ्लोर को उड़ाना पड़ा था. तो इन सब चीजों के अंदर में वेदर इट वी आर इन वॉर विथ एनी एनिमी कंट्री और वेदर वी आर इन सच अ सिचुएशन जहां पे आतंकवादी गतिविधियों को हमने न्यूट्रलाइज किया, तो एनी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन विल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स. तो साहब क्या होता है, आपने एक इंश्योरेंस करवाई से 10 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ के अंदर में आपके कुछ सेगमेंट्स थे. सो आपका एक सेगमेंट था जिसके अंदर में एसेट था 1 करोड़ रुपया, आपको उसके बदले एसेट के लिए मिल गया 1.1 करोड़ रुपया. तो ये जो 10 लाख रुपया है ये आपका प्रॉफिट एंड गेन्स हो गया, इसके ऊपर में कैपिटल गेन्स लग जाएगा. टू डिटरमाइन द कैपिटल गेन फॉर अबव अमाउंट रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट, यानी कि हो सकता है 1 करोड़ रुपया कैश दे दिया, 10 लाख के आपको एसेट ला के इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए. तो ये 10 लाख रुपए का फेयर मार्केट वैल्यू अगर आज की डेट में 15 लाख रुपया है, तो मैं इंश्योरेंस का जो मानूंगा वो 1 करोड़ 15 लाख रुपया मानूंगा. 1 करोड़ तो आपको कैश मिला और 15 लाख रुपए आपको सामान मिला. हो सकता है आपको 1 करोड़ 15 लाख का सामान मिल गया, आपको सामान दिया गया था जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट वाज 1 करोड़ 15 लाख इंस्टेड ऑफ 1 करोड़. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, टू डिटरमाइन द कैपिटल गेन फॉर अबव द अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि अगर कैश मिला तो उतना, या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ सच रिसीव्ड शैल बी डीम्ड टू बी कंसिडरेशन रिसीव्ड. तो मेरी जो सेल वैल्यू होगी ऑफ दैट डिस्ट्रॉयड एसेट, वो क्या होगी साहब, डिस्ट्रॉयड एसेट का जो सेल वैल्यू होगा वो होगा, या तो मुझे कैश मिला, अगर कैश नहीं मिला तो मुझे उसके बदले में कोई एसेट मिला, उस एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू उस डेट को क्या था, उतना मैं ले करके मेरी सेल वैल्यू हो जाएगी, उसमें से मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डाल करके अपना निकाल लूंगा कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है. जो अगर प्रॉफिट आया तो उसके अंदर में मेरा कैपिटल गेन्स लग जाएगा. प्रीवियस ईयर इन विच मन, और ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी क्या होता है, प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट ऑफ सच मनी और एसेट इज रिसीव्ड, यानी कि आपका 1 सितंबर 2025 को आपका क्या कहते हैं फायर लगी, और 1 जनवरी 2029 को आपकी सेटलमेंट अमाउंट हुआ, आपको रिसीव हुआ 1 अप्रैल 2030 को. तो आपका जो जो ईयर होगा, प्रीवियस ईयर होगा, वो आपका 30-31 माना जाएगा, ना कि 25-26. ठीक है साहब, आगे चलते हैं. कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट, कन्वर्जन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट एज स्टॉक इन ट्रेड. सो 45(2) क्या कहता है साहब, अगर आपने कन्वर्ट कर दिया अपने कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में, तो उस केस में क्या होगा. An owner of capital assets converts the same into stock in trade. This will be termed as transfer. जो तो हमने पहले भी पढ़ लिया. A profit arising on account of such conversion shall be chargeable to tax. ये भी पढ़ लिया. क्या होगा, full value of consideration क्या होगा, fair market value on the date of such conversion will be taken as the consideration value. तो और ईयर कौन सी होगा, प्रीवियस ईयर इन विच सच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड और ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन. जिस साल आपने सेल किया उस साल के अंदर में ये होगा, आपको कैपिटल गेन लगेगा. चलिए साहब आगे चलते हैं. तो हमने अभी तक ये समझा कि किस तरीके से हमारा ये चार्जेबिलिटी सेक्शन इन 3 सेगमेंट्स में आता है. अब आगे चलते हैं साहब. एक लास्ट है ये, कॉम्पनसेशन
ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन। एक जगह थी, उसको सरकार को वहां से हाईवे निकालना है, यहां पे जो खेत खलियान है उसको सरकार कंपल्सरीली अक्वायर कर लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, अब उस जमीन की कीमत जो पटवारी ने लगाई थी वो थी 5 करोड़ रुपए के हिसाब से एकड़। सरकार ने बोला सर मैं आपको 6 करोड़ रुपया दूंगा, आप मुझे ये दे दो। तो क्या होगा देखते हैं। मीनिंग, capital asset belonging to a person is taken over by central government by way of compulsory acquisition, हाईवे निकालने के लिए। Consideration for transfer is determined by the central government or the RBI or the RBI। चार्जेबिलिटी कौन सा ईयर में होगी साहब? जब आपको कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ है, डिटरमाइन नहीं, रिसीव हुआ है, या 6 करोड़ रुपए जब रिसीव होंगे तब आपके पास आएगी। तो इनहैंस्ड, अब कुछ और सिनेरियोज हैं, जैसे अगर आप इस 6 करोड़ से संतुष्ट नहीं है तो आप जाएंगे कोर्ट के पास, बोलेंगे माय लॉर्ड मेरे को ये 6 करोड़ रुपया मंजूर नहीं है, उसको आप बढ़वा दीजिए। कोर्ट कहता है ठीक है 7 करोड़ रुपया ले लो। तो इफ अ पर्सन इज अनसेटिस्फाइड विद द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन रिसीव्ड, he can go to the court and ask for the compensation enhanced. In case the court awards enhanced compensation, the difference between enhanced compensation and original compensation, यानी कि 7 करोड़ माइनस 6 करोड़ 1 करोड़, will be chargeable to tax। ये 6 करोड़ आपको एक बार में मिल गया, उसके बाद आपको 7 करोड़ का वो उन्होंने बोला तो 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने और दिया। In such case कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट ऑफ एसेट विल बी टेकन नील। भाई साहब एक बात बताओ, आपका 6 करोड़ रुपया आपको सरकार ने दिया, आपकी जो वैल्यू लगाई गई थी 5 करोड़ रुपया थी, आपने सारा का सारा तो इस टाइम पे यूटिलाइज कर लिया, तो उस टाइम पे आपको 1 करोड़ रुपया का कैपिटल गेन आया, उसके ऊपर में आपने टैक्स भर दिया। अब जब आपके पास कॉस्ट आपने सारी की सारी यहां यूटिलाइज कर ली, तो और कहां यूटिलाइज करोगे, राइट? इसलिए ये 1 करोड़ के ऊपर में आपको जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो होगा नील, और ये आपका 1 करोड़ रुपया बन जाएगा जिसके ऊपर में आप टैक्स दोगे। इन केस द कोर्ट और ट्राइब्यूनल इश्यूज एन इंटरिम ऑर्डर, कभी होता है साहब इंटरिम ऑर्डर के ऊपर में 7 करोड़ रुपया आ गया, ये उस साल के अंदर में आपको कैपिटल गेन लगेगा जिस साल में आपको फाइनल ऑर्डर रिसीव हो गया। तो enhanced compensation, the capital gain will be chargeable in the previous year in which final order of the court or tribunal is received। रिडक्शन, अब ऐसा हो सकता है साहब ये 6 करोड़ का 5.5 करोड़ रुपया हो जाए, ठीक है, 5.5 करोड़ रुपया हो जाए, तो where the capital gain has been charged against the compensation or enhanced compensation received and subsequently such compensation is reduced by the court, tribunal or authority, the calculation for capital gain will be recomputed taking the reduced compensation। तो जिस साल के अंदर में आपका reduced compensation का ऑर्डर आया उस साल में आप बोलोगे 5 करोड़ 50 लाख माइनस 5 करोड़, मेरा तो सिर्फ 50 लाख की प्रॉफिट था, मैं 1 करोड़ रुपए पे टैक्स दे चुका हूं। एक रेक्टिफिकेशन रिटर्न फाइल करोगे जिसके अंदर में आप 50 लाख से अपनी इनकम रिड्यूस कर दोगे। This recomputation will be done by way of rectification. In case where the transferor dies before receiving the compensation or enhanced compensation, the amount shall be chargeable to tax in the person who receives this amount। तो जो अमाउंट जिसने ये अमाउंट रिसीव किया है उसके हाथ में ये चार्जेबल हो जाएगा। अब आप ये थोड़ा समझिएगा साहब कि ये डेथ के ऊपर में क्या होता है। सपोजिंगली 1 अगस्त 2023 को कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ, इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन के कॉम्पनसेशन मिला 1 नवंबर 2025 को, बट इस दौरान के अंदर में इन भाई साहब की हो गई डेथ, तो इनका बेटा जो उत्तराधिकारी था या इनका जो रिश्तेदार उत्तराधिकारी था उसने ये अमाउंट कलेक्ट किया और जमीन के कागज दे दिए। उस केस में
इनका जो बेटा या उत्तराधिकारी है उसको ये टैक्स भरना पड़ेगा, उसकी जो इनकम के अंदर में ये कॉम्पनसेशन लग जाएगा। आई होप वी आर क्लियर विथ ऑल दी सेक्शन 45 रिलेटेड सब सेक्शंस। यही आज की क्लास सर यहीं तक है। थैंक यू सो मच फॉर योर नोट्स एंड क्वेरीज। ये मेरा ईमेल आईडी और ये मेरा फोन नंबर है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज। प्लीज स्टे इन टच। थैंक यू सो मच। बाय।